जब जीतने पर ईवीएम सही लगते हैं तो हार के बाद ही क्यों लगते हैं खराब? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, भारत के चुनावी विश्वास का है। हमने देखा है कि कैसे ये सवाल अब एक रियलिटी बन गया है, जहां इलेक्शन हारने वाली पार्टी इलेक्शन कमीशन और विनिंग पार्टी को मैनिपुलेशंस और रिगिंग के लिए एक्यूज करती है। साथ ही कई समय से ईवीएम को लेकर भी कई सारे एलिगेशंस हैं, जिन्होंने लोगों का विश्वास इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से उठा दिया है। हालांकि इस लीगल और पॉलिटिकल तमाशे के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर एक सूक्ष्म और तीखा तंज कस दिया। He said, "So what you hear from the Congress in terms of its reservations about the process of elections, this is all the Congress' own point of view. I do not share it. I do not share it simply because I am not given to make excuses for things that I do not succeed at." उन्होंने कहा, "If I have a problem with election results, then I need to have it when I have won as well. So if I don't have a problem with the way elections are conducted when I win, I certainly can't have a problem with the way elections are conducted because I have lost." ऐसे में क्या किया जाए कि वापस लोग इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करने लगे? ये चिंता हर वक्त इलेक्शन कमीशन को सताए हुए है। यहाँ तक कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी सोच विचार कर रही है। पर क्या वो सक्सेसफुल होंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें असेंबली इलेक्शंस के वक्त पर ही मिलेगा। लेकिन जो कोशिश इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है वो वाकई काफी अच्छी है। लगातार आते एलिगेशंस को और ईवीएम की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अब एक नया कदम उठाया है, जिसमें सेकंड और थर्ड नंबर के कैंडिडेट्स भी कह सकते हैं कि चेक करो, शायद कुछ तो गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स यानी कि ईवीएम्स के पोस्ट रिजल्ट चेकिंग के लिए अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि एसओपीज को रिवाइज कर दिया है और इस बार कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं जो सिर्फ लीगल प्रोसेस नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब सिर्फ विनिंग कैंडिडेट ही नहीं बल्कि जो दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हैं वो भी ईवीएम की बर्न्ड मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की चेकिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो एक मॉक पोल भी कंडक्ट करवा सकते हैं। ये अपग्रेड सुप्रीम कोर्ट के 9 मई के जजमेंट के कंटेक्स्ट में आया है, जिसमें कहा गया था कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिए ये जरूरी है। पहले जो एसओपीज 1 जून 2024 को जारी हुई थी उसमें चेकिंग सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट तक सीमित थी। ईवीएम्स को एक सेट में चेक किया जाता था जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी का कॉम्बिनेशन होता था, जैसे कि एक्चुअल इलेक्शन में यूज किया गया था। इस चेकिंग में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते थे, लेकिन उसमें मॉक पोल का कोई प्रोविजन नहीं था। अब नए एसओपीज में जो 17 जून 2025 को इशू किए गए हैं उसमें न सिर्फ मॉक पोल का ऑप्शन ऐड किया गया है बल्कि कैंडिडेट्स के लिए फीस स्ट्रक्चर्स को भी 2 स्लैब्स में डिवाइड किया गया है। प्लेन ईवीएम चेक एंड वेरिफिकेशन यानी कि CNV अब 23,600 रुपीज में होंगे विथ 18% GST के साथ, जबकि अगर मॉक पोल भी करवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज 47,200 रुपीज होगा। ये पैसे ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स को दिए जाएंगे, लेकिन अगर ईवीएम में टेम्परिंग या मॉडिफिकेशन मिलता है तो ये पूरा पैसा वापस मिलेगा और कॉस्ट या तो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी इलेक्शन के टाइप के हिसाब से। नए एसओपीज के तहत एलिजिबल कैंडिडेट्स काउंटिंग के 7 दिन के अंदर अपनी रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं बर्न्ड मेमोरी चेक करवाने के लिए, पर ये फैसिलिटी हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्लियामेंट्री सेगमेंट में सिर्फ 5% ईवीएम्स के लिए मिलेगी। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी शामिल है, जबकि पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास 30 दिन का टाइम होता था एप्लीकेशन कंसोलिडेट करने का। नए एसओपीज के मुताबिक अब सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद ये कंसोलिडेटेड लिस्ट ECIL या BEL को भेजी जाएगी और उनका रिस्पॉन्स आएगा 2 हफ्तों के अंदर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल, इंजीनियर के नाम और एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का डिक्लेरेशन होगा जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी साइन करेगा। अगर किसी ईवीएम यूनिट में फॉल्ट मिलता है तो उसका डिटेल रिपोर्ट इंजीनियर या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के थ्रू इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। ऐसे फॉल्टी यूनिट को अलग से प्रिजर्व भी किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेटस क्लियर कर दे तब से 4 वीक के अंदर कंप्लीट करना होगा। वेरिफिकेशन की अपर लिमिट भी सेट कर दी गई है। हर रिक्वेस्ट में 20 बैलेट यूनिट्स, 10 कंट्रोल यूनिट्स और 10 वीवीपीएटीज चेक्स हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक चेक के लिए कॉस्ट है 23,600 और मॉक पोल के साथ ये
47,200 तक चली जाती है। लोकसभा 2024 के टाइम पर ये चार्ज 40,000 रुपीज था, तो ये एक कॉस्ट रिडक्शन भी माना जा रहा है। सभी CNV प्रोसेस को वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और 3 महीने तक प्रिजर्व किया जाएगा, लेकिन ये रिकॉर्ड इलेक्शन पेपर्स नहीं माना जाएगा एज पर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के सेक्शंस 93 और 94 के तहत। आपको बता दूं कि ये मॉक पोल सिर्फ उन EVMs पर होगा जो इलेक्शन कमीशन के डायग्नोस्टिक और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन टेस्ट पास करेंगे। मॉक पोल रियल इलेक्शन जैसा ही होगा, जिसमें 1400 वोट्स तक कास्ट किए जा सकते हैं। VVPAT स्लिप्स को काउंट करके कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के साथ मैच किया जाएगा। कैंडिडेट अपने सिंबल्स VVPAT में रीलोड करवा सकता है या पहले से लोडेड सिंबल्स को ही यूज कर सकता है। सिंबल लोडिंग यूनिट के कंटेक्स्ट में भी SOPs ने क्लैरिटी दी है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स में ऑल्सो ऑप्ट टू अपलोड द डाटा लोडेड ऑन द SLUs used for elections in the mock poll. In this regard, it is highlighted that the VVPATs already have loaded data of actual candidate symbols. However, the applicant can opt for use of already loaded symbols of VVPAT or request to reload the symbols loaded on the SLU afresh in the VVPAT for the mock poll. Election Commission ने इस नए प्रोटोकॉल का पहला इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र 2024 असेंबली इलेक्शंस के 104 CNV एप्लीकेशंस पर किया है। इनमें से ज्यादा एप्लीकेशंस इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स ने फाइल की थी। 95 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से 755 EVMs के लिए चेक की डिमांड आई थी। SOPs की इशू होने के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो पेंडिंग इलेक्शन पिटीशंस का स्टेटस क्लियर करने के बाद ECIL और BEL को समरी भेजे। मैन्युफैक्चरर 2 वीक में इंजीनियर और शेड्यूल सबमिट करेगा। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने एक और क्रूशियल डिसीजन लिया है। स्टिल और वीडियो रिकॉर्ड्स के मिसयूज को देखते हुए उनकी रिटेंशन पीरियड सिर्फ 45 डेज तक कर दी है, प्रोवाइडेड कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं होती। पहले ये लिमिट 6 महीने से 1 साल तक की थी, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्शन स्टेज, जैसे कि नॉमिनेशन, EVM प्रिपरेशन, पोलिंग, काउंटिंग या रिजल्ट डिक्लेरेशन। लेकिन रिकॉर्ड्स लॉ के मुताबिक मैंडेटरी नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने कहा है, द इंस्ट्रक्शंस टू डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड्स आफ्टर 45 डेज इज प्रोस्पेक्टिव, यानी ये नए नियम आगे वाले इलेक्शन से लागू होंगे, जैसे कि बिहार असेंबली पोल्स। वो अधिकारी कहते हैं कि द रिटेंशन पीरियड इज इन सिंक विद द 45 डे टाइम बार फॉर फाइलिंग इलेक्शन पिटीशंस। व्हेन एन इलेक्शन पिटीशन इज फाइल्ड, द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड टिल आफ्टर द पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ फाइनली। इस डिसीजन के पीछे भी एक लीगल कंटेक्स्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को अपनी रूलिंग में कहा था कि 2 लूजिंग कैंडिडेट्स बर्न्ड मेमोरी चेक करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन 7 डेज ऑफ द रिजल्ट। ओरिजिनल 2024 प्रोटोकॉल को इनइफेक्टिव बताते हुए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो SOPs को सिंप्लीफाई करे, कॉस्ट रिड्यूस करे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए। कोर्ट ने ये भी इंस्ट्रक्ट किया था कि जब तक केस पेंडिंग है तब तक डाटा डिलीट ना हो। कांग्रेस के 2 कैंडिडेट्स ने हरियाणा पोल्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये डिमांड की थी कि EVM डाटा डिलीट ना किया जाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी कोर्ट गया था SOPs की ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज करते हुए। कांग्रेस ने बार बार EVM सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया है और बैलेट पेपर या स्ट्रिक्टेड सेफगार्ड्स की मांग की है। पार्टी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ऑल पार्टी डिस्कशन की बात की, जिससे वोटर कॉन्फिडेंस वापस लिया जा सके। पर इस नए SOP के बाद एक सवाल उठता है, क्या ये रिवाइज्ड प्रोसेस सच में ट्रस्ट रिस्टोर करेगा या ये एक और लेयर बन जाएगा जहां हर हारा हुआ कैंडिडेट कह सकेगा, चेक करो कहीं EVM ही तो नहीं हार गई, टाइम ही बताएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो अब क्लियर कर दिया है कि ट्रांसपेरेंसी का रास्ता खुला हुआ है, मगर उसकी कीमत 47,200 रुपीज तक जा सकती है। आपका इस पर क्या कहना है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।